कभी भी घबराइए मत मुश्किल चीज़ों को देखकर, ज़रूर लड़िए उनसे, राइट? क्योंकि जब आप कोई एक मुश्किल चीज़ कर लेते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। इन वाइन कंजम्पशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। पैसेज का अगर आप क्रक समझने की कोशिश करें कि वाइन कंजम्पशन इंक्रीज हो गया इंग्लिश स्पीकिंग एरियाज में पिछले 2 दशकों में। पहले ये वाइन सिर्फ कल्चरल एलीट लोग पीते थे और बोली पे ऑक्शंस लगते थे इनके, अरे नहीं हो रहा छोड़ दो, ये तो पड़ा, ये नहीं हो रहा छोड़ा, फिर दूसरा पड़ा वो और मुश्किल लगा, फिर पहले पे गए। तो इस तरीके से तो आप उलझते जाएंगे। और हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपने प्रीवियस 3 आरसी के सेट्स को सॉल्व किया। थोड़े से चैलेंजिंग लगे होंगे। मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े थे जिसमें बच्चों ने कहा मैम ये तो थोड़े डिफिकल्ट हैं, पर एग्जाम में डिफिकल्ट आ गया तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, इजंट इट? ऐसे डिफिकल्ट को छोड़ के तो नहीं आ सकते, और अगर हम डिफिकल्ट सॉल्व कराएंगे तो हमें एज मिल जाएगा। तो वही एज तो हमको चाहिए और उसी के लिए तो हम ये डिफिकल्ट सेट्स कर रहे हैं, राइट? तो कभी भी घबराइए मत मुश्किल चीज़ों को देखकर, ज़रूर लड़िए उनसे, राइट? क्योंकि जब आप कोई एक मुश्किल चीज़ कर लेते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने अब इतना मुश्किल कर लिया तो अब किसी भी तरीके का पैसेज आ जाए आई एम रेडी, राइट? और वही इंटेंट है, to make you ready mentally to solve any type of passage that you encounter in the exam, right? So with this beautiful note, let's begin with the session. My name is Juhi Narula. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, लंबा है तो आप परेशान नहीं होंगे, राइट? वील पैरेलली रीड इट। जब भी, जैसा मैं पहले भी कहती हूँ कि आप अगर साथ में करेंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया सीखेंगे। अगर एक वीडियो की तरह लर्न करने की कोशिश करेंगे, वीडियो की तरह ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर आपकी लर्निंग थोड़ी सी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं, राइट? तो बिगिन करेंगे। इस सेट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, राइट? पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है। रीड करिए, मैपिंग करिए। चलिए, तो एट द हार्ट ऑफ द इनॉर्मस बूम, इनॉर्मस मतलब ज्यादा, ह्यूज, बहुत बड़ा, in wine consumption that has taken place in the English speaking world over the last 2 decades. Decade होता है a period of 10 years, ठीक है? 10 साल के पीरियड को आप decades बोलते हैं, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 डेकेड से एक बहुत ज़्यादा बूम आ गया है इन वाइन कंजम्पशन। कहाँ पर? उन कंट्रीज में जो इंग्लिश स्पीकिंग है, राइट? सो अब ऑथर के हिसाब से ये फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग मतलब अमेजिंग है, बहुत बढ़िया बात है। ऑथर को क्यों फैसिनेटिंग लग रहा है? क्या फैसिनेटिंग लग रहा है? दैट द वाइन कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ठीक है? क्योंकि यूजुअली वाइन किससे एसोसिएट करते हैं हम? यूरोपियन, स्पेशली फ्रांस के एरिया से। तो इंग्लिश स्पीकिंग एरियाज में वाइन का कंजम्पशन बढ़ा है, तो और बहुत बड़ा है। इनॉर्मस बूम आया है। बूम मतलब राइज, ठीक है? बूम का मतलब क्या होता है? राइज। तो ऑथर इससे बड़ा खुश है। In the days when wine was exclusively the preserve of narrow cultural elite, bought either at an auction, तो auction होता है जहाँ पे बोली लगती है, राइट? और from gentlemen wine merchants in wing collars and bow tie, मतलब bow tie आप समझते हैं ना, बोज और टाइज लगा के। तो प्रॉपर पहले के ज़माने में क्या होता था कि वाइन सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी, और ये नैरो कल्चरल एलीट यानी कि जो रुतबे वाले अमीर और एलीट क्लास होती थी, सोशल स्टेटस में हाई, उन्हीं के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड थी, एक्सक्लूसिव थी, मतलब उन्हीं वही कंज्यूम करते थे, उन्हीं के लिए थी, राइट? और जहाँ पर या तो बोली ऑक्शन लगता था वाइन्स का, या फिर जो जेंटलमैन वाइन मर्चेंट्स हैं जो प्रॉपर कॉलर, विंग कॉलर्स, मतलब प्रॉपर सूट बूट पहन के बेचते थे। टू बी स्टोर्ड इन रैबलिंग सेलर्स, तो सेलर्स कुछ नहीं होता, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है? तो बड़े बड़े कंटेनर्स में उनके पास वाइन होती थी, एंड दे यूज्ड टू सेल, एंड दे यूज्ड टू बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड व्हाइल दे यूज्ड टू सेल दीज वाइन्स, राइट? सो and decanted to order by one's butler, the ordinary drinker did not get a look in. तो यानी कि it was restricted to elite, तो ordinary के पास एक्सेस नहीं था, मतलब आम जन के पास तो पहुंच ही नहीं थी ऐसी वाइन की। तो इसलिए अब ऑथर खुश हो रहा है कि अब तो बहुत बूम आ गया, तो दैट मीन्स थिंग्स हैव चेंज्ड,
Wine was considered a largely technical subject which anybody without the necessary ability could fall flat. Fall flat होता है आप अवेयर नहीं हो, तो अगर तुमको इसकी जानकारी नहीं है तो तुम एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन में फंस जाओगे, राइट। तो इस तरीके से आइडिया फ्लो कर रहा है। तो पैसेज का अगर आप क्रक्स समझने की कोशिश करें कि वाइन कंजम्पशन इंक्रीज हो गया इंग्लिश स्पीकिंग एरियाज में पिछले 2 दशकों में। पहले ये वाइन सिर्फ कल्चरल एलीट लोग पीते थे और बोली पे ऑक्शंस लगते थे इनके, या फिर देयर यूज्ड टू बी जेंटलमैन्स जो बड़े बड़े कंटेनर्स में वाइन को बेचते थे, और उसके बाद ऑर्डिनरी के पास इनका एक्सेस नहीं था और बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता था। तो वाइन की जानकारी बहुत ही टेक्निकल मानी जाती थी और अगर किसी को ये जानकारी नहीं है तो उसके लिए एम्बैरेसमेंट का विषय हो जाता था, राइट। तो अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड आप पढ़िए। It was not just that you needed a refined aesthetic sensibility for the stuff is that was not to be hopelessly wasted on you. तो रिफाइंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी होती है मतलब तुम्हें समझ बूझ हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो कि कितनी शानदार वाइन है, कैसे बनती है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इसकी समझ नहीं है मतलब वो वाइन तुम अगर फिर उसको कंज्यूम कर रहे हो मतलब तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, ये आइडिया है। इट रिक्वायर्ड एन इंटीमेट डीप नॉलेज, तो आपको वाइन के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है, राइट। इन डेप्थ अवेयरनेस होनी ज़रूरी है ऑफ वॉट केम फ्रॉम वेयर एंड वेयर इट वॉज सपोज टू टेस्ट लाइक, कि वो कैसे बनती है, कहाँ से आती है और उसका टेस्ट कैसा है। सो यू नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ वाइन इफ यू आर वॉन्टिंग टू कंज्यूम इट। There were times, however, when wine appreciation essentially meant a familiarity with the great French classics. तो जब हम वाइन अप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तो कहते हैं कि एक ऐसा दौर भी था कि अगर तुम वाइन अप्रिसिएशन की बात करो तो इसका मतलब था कि जो फ्रेंच की क्लासिक वाइन्स हैं उसके बारे में तुम्हारी जानकारी हो, with perhaps a smattering of other wines like sherry and port. That was what the wine trade dealt in. तो जो वाइन का व्यापार था वो कैसे डील करता था कि तुमको जब वाइन अप्रिसिएशन की बात करें, जिनको परख होती है, राइट, अप्रिसिएशन मतलब जो परख कर सकते हैं, वो किस में स्पेशली बात करना चाहते थे या कौन सा थॉट रहता था, दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंच क्लासिक्स यानी द वाइन्स विच कम फ्रॉम फ्रांस, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पास्ट में ऑथर डील कर रहा है, अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आएगा। मैपिंग करिए, डरिए मत, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत सॉलिड रहे, आप घबराओ मत नए तरीके के वर्ड्स देख के। यही झिझक दूर करने के लिए ही हम इस तरीके के पैसेजेस कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग एरियाज के, ताकि आपका कंफर्ट लेवल इस्टेब्लिश हो जाए। एक बार कंफर्ट लेवल इस्टेब्लिश हो गया फिर तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, बट अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपको परेशान करेगा और वही हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो। चलिए, तो आप अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लो, अपनी रीडिंग को फिनिश करो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो है तो आपके पास ऑप्शन है सेटिंग्स में जाके आप पेस इंक्रीज कर सकते हो वीडियो का, राइट। तो आप अपनी कन्वीनियंस पे काम करो, राइट। द टाइम विच आई एम प्रोवाइडिंग आई थिंक शुड बी सफिशिएंट। इफ यू स्टिल feel that you require more time, that is perfectly fine. You can adjust as per your wish, right? These days wine is bought daily in supermarket. तो अब पास्ट से प्रेजेंट पे आ गया। तो पास्ट में उसने बोला कि तो बहुत सोफेस्टिकेटेड है, एलीट के लिए ये है, तुमको डीप नॉलेज होनी चाहिए नहीं तो एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाओगे, और जो पारखी होते हैं उनको फ्रेंच क्लासिक्स की परख होती है। तो इस तरह की कहानी ऑथर ने बनाई और शुरू में उसने ऐसे बिगिन किया था कि वाइन कंजम्पशन में बूम आया है। अब वाइन कंजम्पशन में बूम आया, पास्ट में क्या होता था, अब दीज डेज, यानी कि ऑथर फिर प्रेजेंट में आ गया। तो देखो कि कैसे आइडियाज बिल्ड हो रहे हैं। These days wine is bought daily in supermarkets and high street chains to be consumed in the evening. तो अब प्रेजेंट में क्या है कि अब
ये तो वाइन बहुत आसानी से मिलने लगी। पहले वो कह रहे हैं कि ऑक्शन में ही मिलती थी, या मर्चेंट्स, वाइन मर्चेंट्स होते थे जो अपने डीकैंटर्स में बेचते थे, बड़े बड़े वेसल्स में बेचते थे, सेलर्स में। बट नाउ इट इज इजीली अवेलेबल। तो व्हाट इज द ट्रेंड दैट नाउ भैया इट इज हार्डली एनीबडी एज अ सेलर टू स्टोर इन इट। तो जिसमें वाइन को स्टोर किया जाता था, और अब किसी के पास डीकैंटर भी नहीं है। तो अब प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई, ईजी हो गई, राइट। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी इजी, दैट्स हाउ यू कैन मैप इट, राइट। व्हेन अ सुपरमार्केट ऑफर्स इट्स कस्टमर्स अ कपल ऑफ फ्रूटी लिटिल नंबर्स फ्रॉम ब्राजील, वी स्केर्सली रेज एन आईब्रो। मतलब अब तो लोग एक्सपेरिमेंट भी करने लग गए कि सुपरमार्केट में तुमको फ्रूटी फ्लेवर्स में भी तुमको वाइन्स मिलने लग गई हैं। तो स्केर्सली मतलब हार्डली कोई इस पे उंगली उठा रहा है। रेज एन आईब्रो इज रेज, यू नो, पुटिंग एन ऑब्जेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। पीपल हैव बिकम familiar, people are experimenting, it is readily available. That's what the passage is trying to convey. It seems in other words that the commercial jungle that wine has now become has not in the slightest deterred people. Deterred मतलब रोकना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छे पैसेजेस करते हैं तो आप अपनी वोकैबुलरी भी इन्हांस करते हैं। तो आप ये भी एक ऑब्जेक्टिव रखा करिए कि यू विल बी लर्निंग द न्यू वर्ड्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड व्हाइल वी हैव सॉल्व्ड द आरसी. So slightest deter people from plunging adventurously into the thickets in order to taste and see. So now that means लोग रुक नहीं रहे हैं. People are wanting to experiment. People are ready to explore, right? So people are ready to explore and experiment with the varieties that are available, right? Jungle मतलब अब इतना सारे you know कंपनीज, ब्रांड्स, कंट्रीज बनाने लग गए हैं वाइन्स की. नाउ देर यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस एंड पीपल आर हैप्पी टू यू नो एक्सप्लोर, राइट. दैट्स द आइडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. रीड इट नाइसली. रीड दिस नाइसली. ट्राई टू डू मैपिंग. जहां फोकस लूज होने लगे पेंसिल उठा लो और कीवर्ड्स लिखते जाओ. बस खुद को रोकना है कि डिटेल्स ना लिखो, क्योंकि नोट मेकिंग नहीं करनी, वो आपका टाइम खा जाएगी और इतनी हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, राइट. अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रखेंगे तो लाइफ आसान रहेगी. अगर ऑब्जेक्टिव से डेविएट करेंगे तो फिर अननेसेसरीली मुश्किल आती है, ग्लिच आता है, वो हम नहीं चाहते. और अगर एक बार आपने पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दिया तो ऐसा मत करिए कि बीच में आप रुक जाएं या गिव अप कर दें. सस्टेन्ड एफर्ट्स, राइट, कंसिस्टेंसी के साथ, बहादुर बन के, हिम्मत रख के, राइट, यू हैव टू फिनिश द पैसेज. क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एग्जाम में हम पैसेज शुरू कर लेते हैं और फिर हम उसको बीच में छोड़ देते हैं. तो आपने बीच में छोड़ दिया तो आपने कुछ मिनट का टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको उतना रेलेवेंट आउटपुट भी नहीं निकला, तो अपने लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, राइट. इफ यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द पैसेज, ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर दिया, फिर बीच में छोड़ रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्विंग तक नहीं पहुंच पाओगे. और क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हुई, फिर आपने जितना टाइम पैसेज रीडिंग में दिया वो भी एक तरीके से वेस्ट हो गया. तो ये वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं है ना इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ, एक अच्छे मेंटल स्टेट के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, राइट. ऐसे नहीं कि अरे नहीं हो रहा छोड़ दो, ये तो पढ़ा, ये नहीं हो रहा छोड़ा, फिर दूसरा पढ़ा वो और मुश्किल लगा, फिर पहले पे गए. तो इस तरीके से तो आप उलझते जाएंगे और चीज़ें मुश्किल होती जाएंगे. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारी प्रेपरेशन इतनी सॉलिड हो, राइट. और ऐसा कहते भी है कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उतना बढ़िया आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, राइट. तो आप जितना हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जितनी स्ट्रैटेजीज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो सब करिए, right, whether you are giving mocks or you are solving the passages, so that you know how the game you will be playing when you are actually in the examination hall, when you are appearing for CLAT, right. तो ये आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए with lot of practice. So अगर हम पढ़ें, कंज्यूमर्स आर नो लॉन्गर इंटिमिडेटेड. इंटिमिडेट होता है स्केर्ड होना, डरते नहीं हैं आप, बाय द थॉट ऑफ नीडिंग टू नो देयर पोली. ये प्रॉपर नाउन है कि मतलब वाइन्स अगर उनको दे आर नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ थॉट हियर. जैसे पहले बोल रहे हैं ना कि जो कंज्यूमर्स थे उनको बड़ा लगता था कि दे विल फॉल फ्लैट, दे विल बी इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन अगर उनको वाइन की पूरी जानकारी नहीं होगी. तो इस तरीके का फियर अब कंज्यूमर के मन में नहीं है, ठीक है. तो रीजन फॉर दिस, सो वाई देयर इज नो फियर, उसका ऑथर ने रीजन दिया. तो आपको क्वेश्चन पूछा वाई
the author feels that now consumers are not scared, so the reason has been mentioned here. The reason for this new mood of confidence is not hard to find. It's on every wine label from Australia, New Zealand, South Africa and United States. The name of the grape from which the wine is made. तो जैसे वो कह रहे हैं ना कि पिछले ओल्ड ट्रेडिशन में आपको पारखी होना जरूरी था, आपको एलीट होना जरूरी था, आसानी से वाइन मिल नहीं रही थी, तो अब बूम क्यों आया? शुरू बिगिन किया था कि देयर इज अ रीसेंट बूम, तो बूम क्यों आया? क्योंकि उसका रीजन दे रहे हैं कि नाउ पीपल हैव बिकम अवेयर. एंड हाउ दे हैव बिकम अवेयर? बिकॉज एक लेबल है वाइन बॉटल्स में जिसमें कंज्यूमर समझ पा रहा है कि उसकी वाइन कैसे बनी हुई है, जो पहले उसको नहीं पता होता था. तुम एलीट हो, तुम जानकार हो, तभी तुम कंज्यूम कर सकते थे. अदरवाइज इट यूज टू फील लाइक यू हैव वेस्टेड वाइन if you have consumed it without the awareness of it. Now since the labeling has started to happen, तो इसका रीजन क्या है कि अब कस्टमर इंटिमिडेटेड नहीं है और कंजम्पशन बढ़ गया है, क्योंकि लेबलिंग से अवेयरनेस बिल्ड हो गई है, राइट? So the name of the grape from which the wine is made is there on the label. At one time that have might sounded like a fairly technical approach in itself. तो पुराने टाइम में जैसा मैंने कहा कि if you did not have an information, it was considered that you are wasting the wine, right? So you had to have a good understanding if you wanted to consume wine. But since now the labeling is good and people are becoming aware, so they started consuming and they are not scared anymore, right? So that's how the idea is building. Let's read further. So why should native English speakers know what Cabernet Sauvignon or Chardonnay were? तो बेसिकली नाम है, these are the name of the wines. The answer, तो क्वेश्चन पूछा और उसका फिर ऑथर ने आंसर ही दे दिया कि आंसर लाइज इन द पॉपुलैरिटी, क्योंकि ये पॉपुलर ब्रांड्स हैं तो लोगों को अवेयर होना जरूरी है, राइट? तो wines made from those varieties now people enjoy. Consumers effectively recognize them as brand names. तो अब कंज्यूमर का रिकॉग्निशन हो गया. तो वही आइडिया वापस बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि लेबलिंग से क्लैरिटी मिलती है, लग गई है कि वाइन कहाँ से आ रही है. पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजी, दैट इज गिविंग देम द कॉन्फिडेंस टू कंज्यूम वाइन, एंड दैट इज अल्टीमेटली बीइंग कनेक्टेड हाउ द पैराग्राफ बिगेन, कि ये जो बूम आया है उसका रीजन क्या है, राइट? सो एंड हैव अक्वायर्ड अ बेसिक लेक्सिकन. लेक्सिकन मतलब उनको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है, राइट? लेक्सिकन जो डिक्शनरी है, जो वर्ड्स एसोसिएटेड विद वाइन कंजम्पशन, दे हैव बिकम फैमिलियर, ठीक है? सो इन द वाइन हार्टलैंड्स ऑफ फ्रांस दे आर स्केर्ड टू डेथ ऑफ दैट ट्रेंड. तो अब फ्रांस वाले इससे डर गए हैं, क्योंकि फ्रांस वाले तो पहले समझते थे कि भैया उनसे बढ़िया तो कोई वाइन नहीं बनाता और उनका पूरा कंट्रोल था. अब क्योंकि लोग अवेयर होने लग गए हैं, दूसरे कंट्रीज में लेबलिंग इस तरीके से होने लग गई है, तो फ्रांस वाले डर गए हैं कि जो अब उनकी कंट्रोल था वो ग्रेजुअली लूज आउट होने लग जाएगा. नॉट बिकॉज देर थिंक वाइन इज नॉट एज गुड, तो उनको ये अपनी वाइन पे डाउट नहीं है. एज द बेस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया और साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो जितनी बढ़िया वाइन्स कैलिफोर्निया और साउथ ऑस्ट्रेलिया की है उनकी वाइन्स उतनी बढ़िया. ऐसा नहीं है कि उनको इस ऑब्जेक्टिव पे डाउट है. फिर ऑथर ने बड़ा यहाँ पे ह्यूमरस तरीके से पूछ लिया कि अगर होगा भी तो क्या वो मानेंगे, क्योंकि वो तो खुद को सर्वशक्तिमान मतलब सब वाइन का बॉस समझते हैं. तो अगर उनकी, तो कह रहे कि उनको ये डाउट नहीं आ रहा कि उनकी वाइन बढ़िया है नहीं है, तो दे बिलीव इन दिस. एंड they are talking about, the author is talking about कि wine in comparison is as good as is the wine from California or South Australia. So कह रहे कि अगर मे भी अगर वाइन बढ़िया ना भी हो तो क्या वो स्वीकार करेंगे कि उनकी वाइन बढ़िया नहीं है, राइट? कमिंग विद दैट माइंडसेट कि फ्रांस वालों की तो बेस्ट वाइन होती थी, उस माइंडसेट से ऑथर आगे बढ़ रहा है. और वो कह रहे हैं दे आर स्केर्ड ऑफ दैट ट्रेंड. तो दैट ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है? दैट पीपल आर नाउ अवेयर, the labeling strategy is happening, so people know that how is the wine coming from which grape variety. ठीक है, तो वो किस ट्रेंड से वर्ड है पढ़िए. But because they don't traditionally call their wines Cabernet Sauvignon or Chardonnay, they call them this. तो मतलब वो फ्रांस के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और they are not willing to change. तो now what is happening is जो बाकी वर्ल्ड की वाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस तरह की लेबलिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर अफेयर हो. और फ्रांस इस तरीके का चेंज लाने को उत्सुक नहीं है, तो फ्रांस को लग रहा है कहीं उसका दबदबा खत्म हो रहा है, राइट? सो दैट्स द आइडिया. एंड दे आर नॉट अबाउट टू चेंज. तो ये बोल रहे हैं कि सम एरिया, तो दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, ठीक है?
तो अब यहाँ पे क्या पॉइंट आया, सम एरियाज इन द मिडल ऑफ सदर्न फ्रांस हैव नाउ प्रोड्यूस अ जनरेशन ऑफ ग्रोअर्स यूजिंग वैराइटियल नेम्स ऑन देयर लेबल्स आर एंड आर टेम्पटिंग कंज्यूमर्स बैक टू फ्रेंच वाइन। तो किसी तरह से फ्रेंच, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ पीपल आर बिकमिंग अवेयर तो वही ब्रांड को कंज्यूम करेंगे जिसके बारे में उनको अवेयरनेस है, राइट। फ्रांस वाले अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे कुछ इलाकों में कंज्यूमर्स को वापस लाने की कोशिश करी जा रही है इन अ न्यू जनरेशन। तो नई जनरेशन क्या कर रही है, एक अटेम्प्ट कर रही है कि आप क्या कर सके, आप ये ग्रोअर्स जो है जो वाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अब लेबलिंग को शुरू कर रहे हैं। इट विल बी एन अपहिल स्ट्रगल मतलब दिस विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि अब लोगों ने तो अवेयरनेस आ गई है उनको बाकी ब्रांड्स की, अब तुम वापस लाना टू द फ्रेंच क्लासिक्स वुड बी डिफिकल्ट एज पर द ऑथर, बट प्रोबेबली देर इज नो अदर वे। बट ऑथर कहता है फिर उनके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। If France is to avoid simply becoming a specialty source of old-fashioned wines for old-fashioned connoisseurs, तो connoisseurs होते थे एक्सपर्ट्स, पारखी। तो ऐसा अगर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि फ्रांस वाले तो सिर्फ पुराने लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ओल्ड फैशन वाइन्स हैं, ओल्ड कॉन्नॉइजर्स हैं, तो अगर वो नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनको ये अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी वेयर दे आर लेबलिंग, राइट। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स फॉर द वर्ल्ड नॉट टू नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ देयर वाइन्स, और कह रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो वह फिर सिर्फ पुराने लोगों के लिए सीमित वाइन कंजम्पशन वाला मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, वाइन प्रोडक्शन वाला मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। लेट्स रीड फर्दर। वाइन कंजम्पशन वॉज ऑल्सो गिवन अ सिग्निफिकेंट बूस्ट इन द अर्ली 19s। और वाइन कंजम्पशन एक तो लेबलिंग की वजह से बूस्ट मिला, और क्यों मिला, 1990s में बाय द वर्क ऑफ डॉक्टर सर्ज रेनॉल्ड, जिन्होंने क्या बोला, who has spent many years in investigating मतलब finding out the reasons for the uncannily low incidence of coronary heart disease in the south of France। तो उन्होंने क्या स्टडी करी, इन्होंने ये स्टडी करा कि फ्रांस में लोगों को हार्ट एलिमेंट्स कम है, दिल से संबंधित बीमारियां कम है, और फिर क्या मेजर फाइंडिंग थी उस स्टडी का, क्या रिजल्ट आया, फाइंडिंग मतलब रिजल्ट क्या था, इज दैट फैट डिराइव्ड कोलेस्ट्रॉल दैट बिल्ड्स अप इन द आर्टरीज एंड कैन इवेंचुअली लीड टू हार्ट ट्रबल कैन बी डिस्पर्स्ड मतलब रिमूव्ड बाय टैनिस इन वाइन्स। तो कह रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है वो अगर आप वाइन का कंजम्पशन करते हो तो वाइन के अंदर टैनिन्स होते हैं, उससे वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाता है, डिस्पर्स होता है मतलब खत्म हो जाता है। तो टैनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन, तो टैनिन कहाँ से आ रहा है, ग्रेप की स्किन से आ रहा है, एंड दैट इज देयरफॉर प्रेजेंट इन हाई लेवल्स इन रेड वाइन बिकॉज दे हैव टू बी इन्फ्यूज्ड विद देयर स्किन्स टू अटेन द रेड कलर। तो इन डॉक्टर साहब ने एक स्टडी करी कि साउथ फ्रांस में लोगों को दिल की बीमारियां नहीं हो रही, तो उन्होंने इवेंचुअली ये रिजल्ट निकाला कि क्योंकि वो वाइन का कंजम्पशन करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो आपकी आर्टरीज में जमा होता है जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वाला कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है बाय टैनिन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाइन। तो अब लोगों को पता चल गया कि वाह यार दिल की बीमारी नहीं होती वाइन कंजम्पशन से, तो लोगों ने वाइन कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया, राइट। चलिए, सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ एंड देन वील मूव टू द क्वेश्चंस। So that news caused a huge upsurge मतलब rise in red wine consumption in the United States। ऑफ कोर्स होना ही था, लोगों को लगा कि उनको तो दिल की बीमारियां ही नहीं होंगी, तो यूएसए में क्यों राइज हुआ उसका रीजन दे दिया है। इट हैज नॉट बीन अकॉर्डेड द प्रोमिनेंस एंड डिजर्व्स इन यूके। तो कह रहे यूके में तो, यूएसए में तो राइज हो गया, बट यूके में उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि अभी भी मेडिकल प्रोफेशन स्टिल सी ऑल अल्कोहल्स एज अ मेनेस टू हेल्थ, मतलब दिल के लिए खराब चीज है, हेल्थ के लिए खराब है, एंड इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग for it will be made prohibitively expensive। prohibit होता है रोकना। Certainly the manufacturers of anticoagulant drugs, तो anticoagulant drugs यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए for heart diseases, might have something to lose। तो कह रहे हैं कि जो फिर ड्रग या मेडिसिन मैन्युफैक्चर करें उनका बिजनेस तो लूज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मैसेज मिल गया कि लोगों को वाइन पीने से दिल की बीमारी नहीं हो रही तो वाइन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी, और मेडिसिन वालों की जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस कम हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। तो अगर हम एक बार पकड़ने की कोशिश करें कि क्या पैसेज बात कर रहा था, तो कह रहे हैं वाइन कंजम्पशन का ट्रेंड पिछले 2 डेकेड्स में इंक्रीज हो गया,
फिर ऑथर पास्ट में गया, उसने कहा कि वाइन कंजम्पशन पहले सिर्फ एलीट के लिए ही था और ऑक्शंस में बिकती थी और जेंटलमैन उनको बेचते थे और कॉमन मैन की पहुंच के बाहर थी, कॉमन मैन को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, राइट। और अगर कॉमन मैन को अवेयरनेस नहीं थी और वाइन वो कंज्यूम कर ले तो ऐसा लगता था कि द वाइन वेस्टेड वाइन, राइट। और उसके बाद फिर जो रिसेंटली क्या हुआ कि जो अलग अलग देशों ने वाइन मैन्युफैक्चर करनी शुरू करी तो उन्होंने लेबलिंग स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट कर दी ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनकी वाइन कैसे बनी है। इससे लोगों ने वाइन कंजम्पशन को इंक्रीज करा बिकॉज दे नाउ नो द टर्मिनोलॉजी। फिर बात करें कि सदर्न फ्रांस का सीन लेकर आए कि फ्रांस वाले अभी इस ट्रेंड को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कुछ जगह कुछ नई जनरेशन ने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट करना शुरू किया और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो उनकी वाइन है वो सिर्फ पुराने लोगों के लिए सीमित रह जाएगी, राइट। फिर उन्होंने एक कहा कि एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि सदर्न फ्रांस के कुछ इलाकों में लोगों को वाइन जो वाइन कंजम्पशन होती है वहाँ पे हार्ट एलिमेंट्स कम है। और फिर उनका रिजल्ट ये था क्योंकि वाइन में टैनिन होता है जो ग्रेप से मिलता है, तो उससे क्या होता है कि आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो वो टैनिन से रिमूव हो जाता है। तो इसकी वजह से वाइन कंजम्पशन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे हार्ट एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी कम है। इसकी वजह से भी बहुत डिमांड बढ़ी, यूएसए में बढ़ी, यूके में अभी भी नहीं बढ़ी क्योंकि वो हर तरह की वाइन को या अल्कोहल कंजम्पशन को गलत मानते हैं। और फिर एंड में ऑथर ने एक अगेन एक जोकिंग तरीके से कह दिया कि इस तरह से तो फिर जो मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं उनका बिजनेस तो ठप हो जाएगा या उन पे बिजनेस पे असर पड़ेगा क्योंकि लोग वाइन कंज्यूम करने से सोचेंगे कि उनको हार्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे, राइट। तो लंबा पैसेज था बट इंटरेस्टिंग पैसेज था। अब सवालों पे आते हैं। द टोन दैट द ऑथर यूजेस व्हाइल आस्किंग व्हाट फ्रेंच वाइन मेकर विल एवर एडमिट दैट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं कि उनको डर ये नहीं है कि उनकी वाइन्स दूसरी वाइन्स की क्वालिटी में बेहतर नहीं हो। कहती अगर हैं भी तो क्या वो ये मानेंगे। सो इट्स ना सरकास्टिक, इट्स ना ह्यूमरस वे, राइट। तो कॉस्टिक तो होता है बहुत बिटर, राइट, निंदात्मक तरीके से, तो बिटरनेस तो नहीं है। क्रिटिकल आलोचना करना होता है तो वो भी नहीं होगा। हाइपोक्रिटिकल होता है पाखंडी होना, तो वो भी मैच नहीं करेगा। सो द बेस्ट आंसर सटायर, व्यंग्यात्मक तरीके से ऑथर ये बात कह रहा है कि वो मानेंगे नहीं अगर मतलब वो तो उनको तो लगता है वही सुप्रीम है, उनकी अथॉरिटी चल रही है जो पिछले कई सालों से हो रहा है। सो दैट इज द रीजन विल पिक बी एज द आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल स्टेप असाइड, आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, राइट। So what according to the author should the French do to avoid being a producer of merely old-fashioned wines? फॉलो द लेबलिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हाँ वो कह रहे हैं ना लेबलिंग स्ट्रैटेजी से ही डिफरेंस आया है, राइट। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। गिव देयर वाइन्स इंग्लिश नेम्स, नहीं लेबल करो, बताओ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तभी लोग आकर्षित होंगे बिकॉज दे आर लर्निंग द टर्मिनोलॉजी, राइट। इंग्लिश नेम देने से कोई फायदा नहीं होगा, नाम नहीं, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। दैट्स व्हाट वी आर मीनिंग बाय लेबलिंग स्ट्रैटेजी। और तभी तो कह रहे हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस आया, दे डेवलप द लेक्सिकन। तो लेबलिंग हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल, राइट। इंट्रोड्यूस फ्रूटी वाइन्स, नहीं, ये तो ट्रैप आंसर चॉइस है, इसको रिसाइकल लैंग्वेज कहेंगे, ऐसा ऑथर ने कहीं भी बोला नहीं है। प्रोड्यूस द वाइन्स दैट हैव बिकम पॉपुलर, वाइन प्रोडक्शन पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज ऑन लेबलिंग दैट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द components of the wine which have been consumed, which have been manufactured by France. So what will be the correct answer? A for this question. Now let's come to the next question. The development which has created fear among winemakers in the wine heartland of France is टेंडेंसी नॉट टू नेम। तो कौन से डेवलपमेंट से फियर हुआ है? दे आर स्केयर्ड ऑफ दिस ट्रेंड, राइट। तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो लेबलिंग स्ट्रैटेजी वाला ट्रेंड है वेयर पीपल आर बिकमिंग अवेयर of the ingredients or the components of the wine, right? So tendency not to name wines, so इस fear से उनको ट्रेंड नहीं है। आफ्टर द ग्रेप varieties, ये अननेसेसरीली कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। एजुकेशन आ गई है कंज्यूमर्स में फ्रॉम द वे द लेबलिंग हैज बीन डन फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, तो इसी से उनको दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट ट्रेंड, राइट। अगर आपको जरूरत लगे तो आप पैसेज पे वापस भी जा सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, राइट। कहीं आपको लगता है कि मुझे तो एक बार अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, सो देन यू कैन गो बैक, राइट। यहाँ पे बोला है ना, इन द वाइन हार्टलैंड्स दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट ट्रेंड। व्हाट इज द ट्रेंड? दैट कंज्यूमर्स इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज देम एज ब्रांड नेम्स, हैव एक्वायर्ड अ बेसिक लेक्सिकन। लेक्सिकन मतलब उनको अवेयरनेस हो गई है, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हमारा आंसर डिराइव हो रहा है, राइट। सो वी कैन वेरी इजीली कम टू द अंडरस्टैंडिंग कि पीपल हैव बिकम अवेयर, दे हैव डेवलप्ड द एजुकेशन,
तो बी चॉइस कहती है कि एजुकेशन दैट कंज्यूमर्स हैव डिराइव्ड फ्रॉम वाइन लेबल्स, वी विल कीप दिस. न्यू जनरेशन ऑफ लोकल वाइन ग्रोअर्स, उनसे कोई डर थोड़ी हो रहा है, right? So this choice goes out. Ability of consumers to understand a wine qualities when confronted with Brazilian upstart. So Brazilian upstart को बार बार ला रहे हैं just to confuse you कि इसका जिक्र हुआ है और आप ट्रैप में फंस जाओ. So this is a recycled language. We have already seen how the information can be very easily verified, right? चलिए, सो अब एक क्वेश्चन आप करोगे, राइट? दिस क्वेश्चन यू विल टेक एज अ होमवर्क. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. इसको ज़रूर सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना. घबराना मत मुश्किल पैसेजेस से, राइट? जितना आप घबराओगे उतना आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डर आएगा, और जितना बहादुरी से उसको टैकल करोगे, पूरा पैसेज कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, रीविजिट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ध्यान में रखोगे, उतना पैसेज आपका कंट्रोल में रहेगा, उतना आप बढ़िया तरीके से क्लैट में परफॉर्म कर पाओगे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.